हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं, एक एक करके लेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। क्वेश्चन होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के किस जज के घर में लगी एक छोटी सी आग से करोड़ों रुपए कैश का पता चला, वो भी जल गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद और सड़क से लेकर तमाम जनता तक सनसनी फैला दी है। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा यशवंत वर्मा। क्या नाम है इस जज का? जज का नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। देखिए कब की बात है ये। देखिए खुलासा तो अभी हाल में हुआ है, लेकिन मामला है आग लगने का 14 मार्च को, यानी होली की रात को 11:30 बजे के आसपास। ये रहा फोटोग्राफ इनका और ये खबरें लगातार आप देख रहे हैं कि कैश फाउंड हुआ है बड़े पैमाने पे। ये है उनका घर और यहीं पर 14 मार्च यानी होली की रात को ये वीडियो भी देख रहे हैं आप, कैश का पूरा कैश रकम है जल रहा है। करीब 11:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली में आवास पर बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा उस वक्त घर में नहीं थे, तो उनके परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। और मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी और एक छोटी सी आग थी, बहुत बड़ी आग नहीं थी। 2 फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया। पुलिस भी आई और वहीं पर आप देख रहे हैं ये वीडियो जिसमें ढेर सारा कैश मिला है। इसका खुलासा उसके करीब 1 हफ्ते बाद हो पाया। ओके, इतनी बड़ी बात है। हालांकि इनका कहना है जस्टिस का यानी जज का कि वो उस वक्त घर में नहीं थे और उनको नहीं पता ही किसका रकम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, ये वीडियो आप देख रहे हैं उसका, इलाहाबाद बार एसोसिएशन का, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा है कि ये लगभग रकम 15 करोड़ रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से कहाँ कर दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि इनको वहाँ पर ना लाया जाए, वरना ये स्ट्राइक कर देंगे। और स्ट्राइक लगभग बात हो रही है कि अब शुरू होने वाली है। ठीक है, मतलब कि इनका कहना है कि कूड़ा कचरा हमारे यहाँ हमारे अदालत में ना लाया जाए, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी चल रही है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के कैश का वीडियो भी जारी करवा दिया। ओके, 22 मार्च को ये वीडियो जारी किया गया है और 65 सेकेंड का है, 1 मिनट 5 सेकेंड का ये वीडियो है और इसमें 500 रुपये के जले हुए नोट के बंडल दिखाई दे रहे हैं, जलते हुए भी हैं। मतलब नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही है। और रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 14 मार्च को जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अर्धजली बोरियां मिली, अंदर नोट भरे हुए थे। जस्टिस वर्मा ने फिर से कहा कि ये नोट उनके या उनके परिवार का नहीं है, स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता था और मुझे फंसाया जा रहा है, इनका साफ तौर पे इनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त हुआ है क्योंकि मीडिया में चर्चा हुई, संसद में भी इस मुद्दे पर काफ़ी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया और अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है कि रकम कहाँ से आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, उनके आदेश पर 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है और उसमें कई सारे जज हैं। ठीक है, तीन जज हैं और जांच की रिपोर्ट आएगी और तो उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई ये होगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल ये खबर है कि बड़ी भारी मात्रा में सनसनी फैल गई है पूरे सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर व्यक्ति तक, आम जनता तक। और अगर जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये आरोप सही है, यानी इतनी बड़ी रकम उनके यहाँ से बरामद हुई है, तो उनको हटाने पर भी कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। क्या क्या कदम उठाया जा सकता है? तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो जस्टिस वर्मा को, यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए या फिर स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए की सलाह दे सकते हैं। अगर जस्टिस वर्मा इस बात को नहीं मानते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्हें कोई काम न देने का आदेश जारी करेंगे। फिलहाल इनका ट्रांसफ़र करने की बात सामने आ रही है, जिसका काफ़ी विरोध कहाँ पर हो रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो वकील हैं वो कर रहे हैं। ओके,
अगर ये सब नहीं होता है तो इसके बाद क्या होगा, सीजीआई जो है ना वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट भेजेंगे और नतीजे बताएंगे कि क्या हुआ है। उसके बाद इनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पद से हटाया कैसे जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो उनको हटाया जा सकता है किस तरीके से, तो महाभियोग के जरिए। ठीक है, उससे पहले महाभियोग के बारे में और चर्चा करते हैं, उससे पहले इनके बारे में बताऊं। जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह भी बताया गया है कि इससे पहले 2018 में गाजियाबाद की संभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। और हालांकि बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसके बाद फिर सीबीआई जांच बंद कर दी गई थी, फिर वो हाई कोर्ट के जज वगैरह बन गए थे। ठीक है, अब सवाल होगा कि कैसे हटाए जा सकते हैं ये जस्टिस यशवंत वर्मा, क्या प्रक्रिया होती है। एक तो प्रक्रिया मैंने बताया आपको कि इनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के लिए कहा जा सकता है। अगर नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ महाभियोग का मामला चल सकता है, ऐसे ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो क्या होता है महाभियोग में, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो एक इंटरनल कमेटी बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। इस्तीफा से इनकार हुआ तो फिर महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, संसद के किसी एक सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा, वहां पर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन करते हैं। समिति में वही सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होते हैं, एक विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्ट आती है, उसके बाद फिर संसद में महाभियोग प्रस्ताव होता है और उसके बाद इनको भी मौका मिलेगा अगर इनके खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, और फिर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है सदन से। अगर एक सदन से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मामला दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही संबंधित जज को उसके पद से हटा दिया जाता है महाभियोग के जरिए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसलिए ये भी एक करंट अफेयर्स का कंटेंट हो जाता है। जब न्यायपालिका में शुचिता की बात होगी, जब न्यायपालिका में ईमानदारी की बात होगी, तो ये सारे जो मामले हैं उसकी चर्चा होगी और आने वाले वक्त में एग्जामिनेशन में अगर कुछ लिखने को दिया जाए तो ये तमाम चीज़ें दी जा सकती है। ये सब उदाहरण है कि जो घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये हुआ मतलब इसको कह सकते हैं कि कठघरे में इस वक्त न्यायमूर्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ जो है ना वो अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं, चाहे ISPSS एग्जामिनेशन हो चाहे दूसरे कोई भी एग्जामिनेशन हो, उन सब के लिए हमारे पास मेंबरशिप प्लान है। एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल का कंटेंट हम लोग देते हैं और पिछले 2-3 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो, मॉक टेस्ट और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। ऐसा ही कुछ बेसिक मेंबरशिप में भी होता है जिसके में हम लोग पूरा कंटेंट देते हैं, पिछले 3 सालों के भी मिलते हैं। पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, डेली, वीकली, मंथली ये सब होता है और पीडीएफ भी कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, छूट भी चल रही है, आपको ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके लिए किन्हें चुना गया है, कौन है विजेता? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये कौन है? छत्तीसगढ़ के हिंदी के कवि हैं और कथाकार हैं और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और ये रहा इनका फोटोग्राफ। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ल, ओके, विनोद कुमार शुक्ल। इनके नाम की घोषणा हुई है 22 मार्च को, अभी हाल ही में। छत्तीसगढ़ से किसी
साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वो हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिनको ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 88 ईयर के हैं और रायपुर के राजनानंद गांव में उनका जन्म हुआ था 1937 में। 50 वर्षों से वो लेखन का कार्य कर रहे हैं। कई सारी उनकी कथाएं और कविताएं वो चर्चित हैं। उनकी पहली कविता संग्रह थी जय हिंद, ये 1971 में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह उनकी पेड़ और कमरा, एक महाविद्यालय, भी काफ़ी चर्चा में रहा। उनका उपन्यास है नौकर की कमीज़, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, काफ़ी चर्चित है। नौकर की कमीज जो उनकी जो उपन्यास है ना, उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है। फिल्मकार मणि कौल ने एक फिल्म बनाई थी। उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है, उसके लिए उनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कई सारे उनको अवार्ड मिल चुके हैं जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार, सृजन भारती सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, और 2024 में उनको नाबोकॉब अवार्ड भी मिल चुका है। एशिया में ये सम्मान पाने वाले वो पहले साहित्यकार के तौर पर वो माने जाते हैं। अमेरिका ने ये अवार्ड दिया था इनको। ठीक है, ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही। ज्ञानपीठ क्या होता है, एक बार इसके बारे में चर्चा कर लें। ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये, और भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ एक साहित्य को लेकर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का है। ओके, और सर्वोच्च ये सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, ये 1965 में भारतीय साहित्य में योगदान के लिए हर साल दिया जाता है। और कोई भी नागरिक अगर भारत का है और वो भारत की जो 8वीं अनुसूची में जो मौजूद 22 भाषाएं हैं उनमें से अगर किसी में लिखता है तो वो इस पुरस्कार के लिए पात्र होता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक शॉल मिलता है, और 11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखना, आप एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और बताऊं मैं इससे पहले, यानी ये तो कौन सा है, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 58th यानी 2024 में जो अवार्ड मिला था वो किनको मिला था, तो मिला था गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। अच्छा, उससे पहले यानी 2023 में 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो गोवा के दामोदर मौजो को मिला था। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले 2-3 सालों के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले बताऊं कि बिहार सिपाही भर्ती का जो बम्पर वैकेंसी है उसका बैच स्टार्ट है, और फी कुछ स्टूडेंट्स के लिए मात्र 210 रुपये है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे सिलेबस की तैयारी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा। शार्प रनिंग ऐप है, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। रेलवे ग्रुप डी का क्लासेस चल रहे हैं ऑलरेडी शानदार ढंग से, काफ़ी कम प्राइसेस में पूरा बैच है। अगर कोई यूपीएससी, पीसीएस इन सब की तैयारी कर रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी का ये शानदार बैच चल रहा है लाइव वाला, और बहुत मामूली सा प्राइस है, कुछ प्राइस बढ़ा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो। बीपीएससी का फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है जीएस का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के भी बैच जो है ना वो लॉन्च हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और अभी एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया है रेलवे एएलपी, उसके भी बैच लॉन्च होने वाला है शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत ही मामूली से प्राइसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किस महान योद्धा के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन किया मार्च 2025 में? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो उन्होंने ठाणे जिले के भिवंडी जो शहर है ना वहीं पर इस मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, तो 4 एकड़ में फैला हुआ एक स्थल है। एक बार फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मंदिर के उद्घाटन के दौरान का। कहाँ पर है? ठाणे जिले के भिवंडी शहर के मराठेपाड़ा क्षेत्र में है ये। ठीक है, और ये राज्य में यानी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला विशाल मंदिर बनाया जा रहा है, और इस मंदिर का जो डिज़ाइन है ना वो प्रसिद्ध वास्तुकार विजय कुमार पाटिल ने किया है। महत्वपूर्ण बात रही।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच मार्च 2025 में नौसैन्य अभ्यास वरुण आयोजित किया गया? आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में ये आयोजन हुआ। कहाँ पर? गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। 19 से 22 मार्च तक ये चला है। कौन सा संस्करण है? तो 23वां संस्करण है। पहली बार ये 2001 में आयोजित किया गया था और तब से दोनों देश जो है ना एक मतलब ये मैरीटाइम सिक्योरिटी डिफेंस कॉपरेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण ये अभ्यास करते हैं। क्या नाम है? वरुण अभ्यास हम कहेंगे। ठीक है, इंडियन नेवी की ओर से INS विक्रांत ने इसमें हिस्सा लिया, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन्स, कई सारे जहाज थे, वो सब शामिल हुए। और फ्रेंच नेवी की ओर से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डी गॉल, तो वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो नेवल एक्सरसाइज है वरुण। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा है, स्थिरता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, फ्रांस को भी देख लेते हैं मैप के जरिए। ये रहा अपना प्यारा भारत और फ्रांस का है, यूरोप में है। यूरोप को देखेंगे हम। इधर के तमाम जो देश हैं ये यूरोपीय देश हैं और ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये है फ्रांस। ओके, और भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो कौन कौन से हैं? एक तो अभी वरुण देखा आपने नौसेना के साथ, इसके अलावा वायुसेना के साथ होता है गरुड़ अभ्यास। ठीक है, और नेवी के साथ सॉरी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के साथ तो वरुण होता है और इंडियन आर्मी के साथ शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो होगा 21 मार्च को। और इस बार के थीम क्या है? वन और भोजन, यानी फॉरेस्ट एंड फूड्स, ये रहा इस बार का थीम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। तो ये थीम का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट एंड फूड, मतलब कि जब तक वन रहेंगे तब तक हमें फूड मिलता रहेगा, भोजन मिलता रहेगा। वन के कटाव की वजह से कई सारे नुकसान हैं। एक तो नुकसान ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वन ज़्यादा रहेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है ना वो संतुलित रहेगी, उसकी जो बढ़ती हुई गर्मी है वो हम उसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं अगर वन ज़्यादा रहे तो। ठीक है, दूसरी बात क्या है? वन के कटने की वजह से जो जंगली जानवर है उनसे मनुष्यों का मुठभेड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, टकराव बढ़ रहा है। और सिर्फ टकराव ही नहीं बढ़ रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि जो जानवरों के, जंगली जानवरों के पास जो बहुत सारे वायरस हैं वो मनुष्यों के तक पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है ना देखने को मिल रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अफ्रीकी पेंगुइन जो है ना वो संकटग्रस्त है, उसकी संख्या में गिरावट हुई है। तो उसके बाद किस देश ने इसको संरक्षित करने का अदालती आदेश जारी किया? किस देश में ये जारी हुआ है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं BBC में, काफ़ी चर्चा में है ये। देखिए, आमतौर पर आप सोचते होंगे कि जो पेंगुइन है ना वो अंटार्कटिका वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया वहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, एक बार मैप के जरिए भी चलते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं कहाँ? अफ्रीका की ओर। और ये है अफ्रीका और इसी में ये सबसे दक्षिण में ये है, यानी साउथ में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसी और इसके बगल में ये है नामीबिया। तो देखिए कि यहाँ पर ख़ास तौर पर इधर से लेकर यहाँ से यहाँ तक, और फिर नामीबिया में कुछ इलाकों में ये इसकी कॉलोनी है। ये अफ्रीकी पेंगुइन कहे जाते हैं ये। ठीक है, तो अभी पिछले साल भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि हर साल 8% की कमी आ रही है और ऐसा ही चलता रहा तो एक दशक के अंदर ये जो अफ्रीकी पेंगुइन है विलुप्त हो जाएंगे। तो कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि जहाँ जहाँ इसके प्रजनन केंद्र हैं वहाँ पर मछली ना पकड़ा जाए। 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है ताकि बड़े जालों के वजह से वो जो ये अफ्रीकी पेंगुइन है फंस जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो उसमें कमी आए। तो ये काफ़ी चर्चित ये कंटेंट है, इस वजह से ये मैंने दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया था? तो वो है 21 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है हमारी सहायता प्रणाली में सुधार करें, यानी इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इस दिवस को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में मनाया था और ये 21वें दिन मनाया जाता है मार्च के
21 जो है ना वो गुणसूत्र के त्रिगुट यानी क्रोमोसोम ट्रिपल उसको इंगित करता है। और डाउन सिंड्रोम जो है ना वो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से नाम आया। तो ब्रिटिश डॉक्टर थे जॉन लैगडन डाउन, तो उन्हीं के नाम पर ये पड़ा था और सबसे पहले उन्होंने 1866 में इसके बारे में पता लगा था। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जिसमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की वजह बनता है ये, ठीक है। इसमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश 3 कैटेगरी बनाकर 43 देशों के नागरिकों को मतलब उनके व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। लगभग फाइनल हो गया है। आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना जब से सत्ता में आए हैं तब से कुछ अलग अलग चौंकाने वाले काम कर रहे हैं। तो एक ये भी फैसला है उनका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये उनके प्रशासन ने कहा है कि 43 देशों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा रहा है और उन पर यात्रा प्रतिबंध अलग अलग तरह के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें ये 3 कैटेगरी बनाई है और वो इस तरह की है, जैसे एक रेड कैटेगरी है जिसमें 11 देश शामिल किए गए हैं और रेड कैटेगरी में ये है कि उनके लोग जो है बड़ी मुश्किल से अमेरिका पहुंच पाएंगे। दूसरा ऑरेंज कैटेगरी जिसमें 10 देश हैं जिनके लिए यात्रा प्रतिबंधित होगी लेकिन बंद नहीं होगी, ठीक है, मतलब उन पर बहुत सारे लगाम रहेंगे, व्यापारी ये सब को आने की अनुमति होगी, सामान्य लोगों को नहीं, ठीक है। ये है। इसके अलावा क्या है, येलो लिस्ट है जो आप ये देख रहे हैं मेरे बगल में, येलो लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो है ना वो इतने देशों के लिस्ट है, तो इसमें इन सब देशों को कहा गया है कि अपनी अपनी कमियां दूर करें अगर यहाँ के लोग आना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब अमेरिका बादशाही है दुनिया का, तो ऐसे में वो इस तरह के फैसले लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है और ये जो है महत्वपूर्ण है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, ठीक है। ये कैसे, इस दिन क्या हुआ था ना 1960 में दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने रंग भेद कानून के खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो उस पर गोलियां चलाई थी और 69 लोगों की हत्या कर दी थी। तो उसी की याद में संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड वॉर के बारे में। एक नया अपडेट आया है। अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि भारत ने 5 वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है। कौन कौन से हैं? सॉफ्ट फेराइट कोर है, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क है, एल्यूमिनियम फॉयल है, ट्राइक्लोरो इसोसाइन्यूरिक एसिड और पीवीसी पेस्ट रॉल। तो इन सब के आयात पर जो ना वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि वो सस्ता माल यहाँ पर वो यहाँ खपा रहे हैं और यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। पिछले साल भी और इस साल की शुरुआत में भी कई वस्तुओं पर ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया था और ये मुख्य तौर पर ये जो चीज़ें हैं ना वो चीन से आयात होती हैं ज़्यादातर। कुछ चीज़ें जापान और कोरिया से भी आयात होती हैं, लेकिन उन पर भी ये टैरिफ जो है ना वो यानी एंटी डंपिंग शुल्क कह सकते हैं वो लगाया जा रहा है। और ये क्या है कि ये बाजार मूल्य से कम दामों पर ये लोग बेच रहे थे, सरकार का ऐसा कहना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, भारत में ये शुल्क ज़्यादा लगेगा तो ऐसे ही भारत में ये महंगा होगा, तो फिर लोकल जो मार्केट के सामान हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही दोस्तों। ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं तो बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा ISPSS मेंबरशिप प्लान है, ठीक है। तो तैयारी कर सकते हैं इसके जरिए। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और हाँ, बिहार सिपाही, रेलवे ग्रुप डी, इन सब की तैयारी चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशल बैच चल रहा है, GS फाउंडेशन बैच चल रहा है 71st BPSC के लिए। तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, मिलते हैं कल, बाय।